हेलो, स्वागत है आप सबों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं, बल्कि कौन सा चैप्टर, तो क्लास 12 के चैप्टर 1 को। अभी तक चैप्टर 1 में आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, फिर कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आपने पढ़ लिया, और फिर मल्टीपल चार्जेस के कारण जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से जानते हैं, वो सब आपने कर चुका है। आई बात समझ में? तो ये सब जो है आपका क्या है, वैद्युत आवेश से लेके, स्थिर वैद्युत बल से लेके, कूलम के नियम से लेके, सदिश रूप में आपका जो स्थिर वैद्युत बल होता है, एक आवेश के कारण एक आवेश पर बहुत आवेशों के कारण, वो आपने पढ़ लिया है। और अध्यारोपण के सिद्धांत जो है अभी आपने ख़त्म कर लिया है। अब जो है, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट न्यू कंसेप्ट, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज वैद्युत क्षेत्र से। और वैद्युत क्षेत्र कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी तक आपने क्या देखा कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज था, और उस इलेक्ट्रिक चार्ज में लग रहा था, दो इलेक्ट्रिक चार्ज अगर सेम नेचर का ले आए, मतलब लाइक चार्जेस ले आए, मतलब सजातीय आवेश ले आए, तो वो एक दूसरे को क्या करता था, रिपेल करता था, मतलब प्रतिकर्षित करता था। ठीक है। वहीं अगर दो अनलाइक चार्जेस ले आते थे, मतलब विजातीय आवेश ले आते थे, तो वो एक दूसरे को क्या करता था, आकर्षित करता था, है कि नहीं? तो ये जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल लगता था, इसी को स्थिर वैद्युत बल कहते थे। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं कि यही जो अट्रैक्शन और रिपल्सन था, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते थे। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, वो क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था दोनों प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, है ना? तो ये सारा कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया है। अब ये जो फोर्स लगा था, ये क्यों लगा था, है ना? ये फोर्स क्यों लगा, ये बल क्यों लग रहा था? तो ये बल लग रहा था वैद्युत क्षेत्र के कारण, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जो चार्ज के द्वारा जनरेट किया जाता है। जब भी चार्ज कोई रेस्ट में हो, सपोज दैट कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, तो इस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बाहर की ओर निकलेगा। किधर निकलेगा? बाहर की ओर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर निकलेगा? बाहर की ओर निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर की ओर निकलेगा? तो बाहर की ओर निकलेगा। तो हमेशा याद रखना है क्या, कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वैद्युत क्षेत्र है, वो किधर की ओर निकलता है? आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब बाहर की ओर निकलता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र है पॉजिटिव चार्ज से, वो किधर की ओर निकलता है? तो वो बाहर की ओर निकलता है ना? और वहीं अगर निगेटिव चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र किधर की ओर जाएगा? तो अगर आप निगेटिव चार्ज ले लोगे तो उसमें वैद्युत क्षेत्र जो है वो जाएगा किधर? अंदर की ओर, है ना? क्या होगा? ये वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये वाला वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा। तो चलिए फटाफट नोट्स देके हेडलाइन दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वैद्युत क्षेत्र। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, उसको जल्दी से नोट डाउन करके अपने फेयर कॉपी में लिखिए। और जैसा कि मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि जो भी आपका हो रहा है वो एक एक अरेंज्ड वे में हो रहा है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक दो चैप्टर, जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपके बुक का, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का प्लेलिस्ट आपको अरेंज्ड मिलेगा यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक 3 लाइकवाइज। तो आपको क्या करना है, हर एक प्लेलिस्ट से चैप्टर 1 से स्टार्टिंग से जाके एक एक वीडियो से क्या करना है, पॉज कर करके नोट्स बनाने हैं। क्यों? नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन भी किया है, वहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी। और सारा कंसेप्ट, चाहे आप हिंदी मीडियम हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका हिंदी मीडियम वाले सिर्फ हिंदी में इंग्लिश नोट्स लिखोगे, और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में नोट्स लिखोगे। सारा नोट्स आपको स्क्रीन से ही बन जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको स्क्रीन से नहीं बन पा रहा है, तो जब आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर है हमारा, उस नंबर पे जब आप कनेक्ट हो गए हमारे साथ, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ फाइल्स भी अपलोड मिलेगी। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल पे भी आपको सारी पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी। यूट्यूब चैनल का हर एक वीडियो का लिंक मिलेगा चैप्टर वाइज।
और इसके साथ साथ जितना भी आपका वो जूम ऐप है, कभी अगर आप लाइव सेशन लेना हो तो आप अपना नंबर और ये जूम ऐप का आईडी बना के उस पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो लाइव क्लासेस में। तो फिलहाल जो है अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मतलब विद्युत क्षेत्र के बारे में। तो चलिए फटाफट से जल्दी से नोट्स खोलिए और नोट्स में हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंग्लिश मीडियम वाले वो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो है हिंदी मीडियम वाले वो लिखिए विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए डिक्टेट कर रहा हूँ और फिर हिंदी मीडियम वालों के लिए डिक्टेट करवाऊंगा। तो सबसे पहले लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पूछा जाएगा तो आप लिखोगे क्या कि अ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इज सेड टू क्रिएट इट्स फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज अपने आसपास जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट करता है। आई बात समझ में। फिर आगे लिखिए 10 space around a charge in which another charge particle experiences a force is said to have electric field in it। इसलिए जो चार्ज के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें एक क्षेत्र बनता है जिसको हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज हो उसके आसपास बनता है एक फील्ड जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश के चारों बगल एक क्षेत्र होता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसमें आपका धनात्मक आवेश से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर की ओर निकलती है और ऋणात्मक आवेश में आपकी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं अंदर की ओर जाती है। यहाँ तक क्लियर है हम लोग, यहाँ तक क्लियर है हम लोग। तो इसलिए क्या है आपका कि इलेक्ट्रिक फील्ड यही हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपका दूसरा चार्ज, सपोज दैट आप एक चार्ज लेते हो प्लस क्यू, एक चार्ज लेते हो प्लस क्यू। अब इस प्लस क्यू के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर आप आएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड रेंज में, अगर मान लो यहाँ पे एक क्यू सपोज दैट क्यू नॉट चार्ज है, क्या चार्ज है क्यू नॉट मतलब क्यू जीरो चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये चूंकि पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, इसको रिपेल करेगा। ठीक है, तो इसके इस प्लस क्यू के जो विद्युत क्षेत्र का जो विद्युत क्षेत्र है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अगर एक टेस्ट चार्ज आया तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। किसके कारण, तो ये सोर्स चार्ज के कारण। जो ये सोर्स चार्ज है ना, इस सोर्स चार्ज के कारण इसके चारों बगल जो है क्या निकल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र निकल रहा है। और उस चारों बगल जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है उस विद्युत क्षेत्र उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आसपास अगर कोई तीसरा चार्ज टेस्ट चार्ज लाओगे, एक टेस्ट चार्ज लाओगे, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक और तरह से आप डिफाइन कर सकते हो क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या कहते हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो इसलिए एक पॉइंट चार्ज जो कि एक सोर्स चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज या सोर्स चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा आपका, तो उसको निकालने के लिए आपको जो ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट पे विशेष ध्यान देना होगा। इसके साथ साथ आप देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको यूनिट पूछा जाए तो यूनिट क्या होगा इसका, तो फोर्स को नापते हो आप न्यूटन से और आपका जो होता है ये Q उसको नापते हो कूलम से। तो इसलिए इसका क्या होता है यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होता है इसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम्ब। आई बात समझ में। अब इसी पे अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दिया जाए तो वो कैसे निकालोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या है, न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। न्यूटन का क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, MLT-2। आई बात समझ में। अब देखिए ये MLT-2 तो आपने लिख लिया, ठीक है। अब देखिए कूलम्ब जो चार्ज होता है उसका मैंने बताया था पहले क्लास में, याद कीजिए क्या होता है A/T। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, A/T होता है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला A/T होता है, तो चार्ज का। तो चार्ज का जो यूनिट होता है वो कूलम्ब होता है और कूलम्ब का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A/T। आई बात समझ में, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला A/T। अब क्या है, अब देखिए इसमें M जो है उसको एज इट इज लिख दोगे, है कि नहीं, L जो है उसको एज इट इज लिख दोगे। अब देखो T जो है एक T ऊपर जाएगा तो एक -2 पहले से है, एक और
टी ऊपर जाएगा तो -1 एक और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा t-3, क्या हो जाएगा t-3, और जो यहाँ पे a आपका चला जाएगा ऊपर तो a-1, तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मतलब विद्युत क्षेत्र का क्या हो गया? ये डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में? तो याद रखोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर निकलता है, निगेटिव चार्ज में अंदर की ओर जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सोर्स चार्ज होता है उस सोर्स के कारण जो चारों बगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है या फिर विद्युत क्षेत्र रेखा बनता है, वो विद्युत क्षेत्र का जो रेखा होता है उसके कारण जो है एक टेस्ट चार्ज, अगर उस क्षेत्र में, उस फील्ड में अगर कोई टेस्ट चार्ज लाते हो तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहां तक क्लियर हम लोग? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना, तो आपको पता है कि ये क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लग रहा है Q0 पे। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, मतलब ये फोर्स लगा, किस पे फोर्स लग रहा है? Q0 चार्ज पे, Q0 चार्ज पे। किसके कारण? तो इस सोर्स चार्ज Q के कारण लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर जो है वो हो जाएगा आपका कितना? F बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q ये सोर्स चार्ज और Q0 ये टेस्ट चार्ज, और अपॉन क्या हो जाएगा? R², तो ये फोर्स का वैल्यू हो गया, और अपॉन क्या हो जाएगा आपका? Q0 हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो गया? अब देखिए गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ये Q0 कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? तो बिल्कुल हो गया। अब देखिए 1/4πε0 ये लिख दिया आपने, हो गया। अब देखिए क्या बचा? सिर्फ Q/R²। तो यही हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/4πε0 Q/R²। वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता था उसमें क्या लिखते हैं? अगर इसके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला लिखोगे तो वो हो जाएगा 1/4πε0 Q0 इंटू R²। तो यहाँ देखो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में हमेशा एक चार्ज इन्वॉल्व है, फोर्स में हमेशा दो चार्ज इन्वॉल्व है। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना होगा। आई बात समझ में? तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें कुछ और चीज को ध्यान देना है कि याद रखिए न्यूटन पर कूलम्ब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलम्ब। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम्ब। अब न्यूटन पर कूलम्ब के साथ साथ इसका एक और यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं वोल्ट बाय मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट बाय मीटर। क्या कहते हैं? वोल्ट बाय मीटर। याद रखिए। अब इसी वोल्ट बाय मीटर को आप क्या लिख सकते हैं? जूल बाय कूलम्ब इंटू मीटर। क्या लिख सकते हैं? जूल बाय कूलम्ब इंटू मीटर। स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो भी हैं ध्यान दीजिए, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इस चीज का ध्यान दोगे, जूल बाय कूलम्ब इंटू मीटर, जूल बाय कूलम्ब इंटू मीटर। यहाँ तक क्लियर है हम लोग? उसके साथ साथ अगर इसका आपको पूछा जाएगा CGS यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का CGS यूनिट, तो आप क्या लिखोगे? तो CGS यूनिट में लिखना डाइन बाय स्टेट कूलम्ब। क्या लिखोगे? डाइन बाय स्टेट कूलम्ब। क्या लिखोगे? डाइन बाय स्टेट कूलम्ब। तो याद रहे आपको, क्या याद रहना चाहिए? आपको याद रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स को नापते हैं न्यूटन में और चार्ज को नापते हैं कूलम्ब में, तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम्ब। न्यूटन का होता है यूनिट क्या? mL/t-2। कूलम्ब होता है A/t। तो इसलिए जब सॉल्व करोगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा mL/t-3 A-1। इसके साथ साथ न्यूटन पर कूलम्ब के साथ साथ इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट बाय मीटर। वोल्ट बाय मीटर को हम लोग जूल बाय कूलम्ब इंटू मीटर भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का CGS यूनिट जो होता है वो क्या होता है आपका? वो होता है डाइन स्टेट कूलम्ब। याद रखना है क्या होता है? डाइन स्टेट कूलम्ब। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फाइनल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या? तो 1/4πε0 Q/R²। इसमें एक ही चार्ज इन्वॉल्व होता है। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? अब आगे बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।
अब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या है उसको समझते हैं। तो सबसे लिखिए, जल्दी से नोट, हेडिंग दीजिए, इतना लिखने के बाद अब हेडिंग दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन अ नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब ये कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा जो है वो धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलता है और ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर जाता है। आई बात समझ में? धनात्मक आवेश से बाहर की ओर निकलता है और ऋणात्मक आवेश में अंदर की ओर जाता है। दूसरा जल्दी से पॉइंट दो, दूसरा पॉइंट देके लिखो कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 कूलम से 10 कूलम कर दोगे तो पहले 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस था तो उसके बाद 50 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है हम लोग? इसके बाद चलिए नेक्स्ट तीसरा पॉइंट जल्दी से तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट क्या है? तो तीसरा पॉइंट जल्दी से लिखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या? तो द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ परपेंडिकुलर यूनिट एरिया विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है एक यूनिट एरिया का, मतलब ये एक एरिया है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? एरिया पे परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? एरिया पे परपेंडिकुलर होता है। और ये भी डिपेंड करता है किस पे? मैग्नीट्यूड पे। अगर 4 कूलम से 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकला, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलता है तो 10 कूलम से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। किस पे? तो सरफेस एरिया पे। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस एरिया पे क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर होता है। इस चीज को नोट डाउन करके लिख लो। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट जल्दी लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि टेंजेंट टू फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब जो टेंजेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे वही डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कि किधर डायरेक्शन है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ऐसे करके प्लस ऐसे निकल रहा है तो इसका टेंजेंट ही बता रहा है। अगर ऐसे है तो इसका टेंजेंट बता, ये इधर डायरेक्शन है, इधर डायरेक्शन इधर, ठीक है, तो उसका टेंजेंट ही बताता है डायरेक्शन। फिर देखिए 2 और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। 2 और 2 से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती है? एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। आपको बिल्कुल याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन होता है, व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और ईच अदर। तो क्योंकि इसका 2 मल्टीपल डायरेक्शन होगा। लिखिए जल्दी से, 2 और मोर फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे विल इंटरसेक्ट दे विल हैव मल्टीपल डायरेक्शन। अगर वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एक दूसरे को विभाजित करेंगे, मतलब एक दूसरे को काटेंगी, तो उनका 2 दिशा हो जाएगा, जो कि संभव बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 देके लिखिए, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्मली प्लेस्ड। यूनिफॉर्म फील्ड लाइन जो है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट के साथ साथ पैरेलल भी होता है। मतलब ये जो है इस तरह से स्ट्रेट भी होगा और साथ में पैरेलल भी होगा। देखिए सब एक दूसरे का पैरेलल है ना, समांतर है कि नहीं है? तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखोगे कि वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं जो है एक दूसरे के समांतर भी होती है। क्या होती है? समांतर भी होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 7 कि फील्ड लाइंस जो है कैन नॉट फॉर्म अ लूप। फील्ड लाइंस कभी भी एक लूप नहीं फॉर्म करेगा। मतलब इस तरह से कभी लूप फॉर्म नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला ऐसे लूप फॉर्म कर दिया, ऐसा कभी संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स अ लूप। फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 लिखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स एंड टर्मिनेट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है हमेशा वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री के कोण से ये ओरिजिनेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। फिर नेक्स्ट लिखिए क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है किसी भी कंडक्टर के अंदर नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको हमेशा कहाँ मिलेगा? तो कंडक्टर के बाहर में मिलेगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्यों होता है 0? तो क्योंकि चार्ज जो है हमेशा सरफेस पे रिसाइड करता है कंडक्टर के। वो कभी भी चार्ज जो है कंडक्टर के अंदर नहीं होता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ होता है? तो वो बाहर होता है। कहाँ से बाहर होता है? तो सरफेस के परपेंडिकुलर से बाहर होता है।
ये इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 लिखिए कि फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कहने का मतलब बिल्कुल सही है, हमेशा पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और कहाँ जाता है, लोअर पोटेंशियल निगेटिव की ओर। फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ इन रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एब्सेंट देयर विल बी नो फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो भैया सही में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबका? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो याद रखना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं क्या, अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हिंदी में कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। अब ये वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता है डाई मतलब दो पोल, द्विध्रुव मतलब दो ध्रुव। एक होता है आपका पॉजिटिव पोल, एक होता है निगेटिव पोल। मतलब एक हो जाएगा आपका प्लस क्यू चार्ज और एक हो जाएगा आपका क्या, तो माइनस क्यू चार्ज। और याद रखिए जब एक प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, कहने का मतलब ये कि प्लस 2 कूलम चार्ज और माइनस 2 कूलम चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड परिमाण सेम होता है। जैसे कि ये 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, बस इतना ही अंतर होता है। और ये जो डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सेपरेटेड है किससे, तो ये सेपरेटेड आपका किससे, तो डिस्टेंस 2a से। किससे, तो डिस्टेंस 2a से। बहुत सारी किताब में 2a लिखा हुआ, बहुत सारी किताब में 2d लिखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब जो भी ले लो, एनसीईआरटी में 2a लिखा हुआ है इसलिए एनसीईआरटी को मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझिए। तो ये देखिए जब दो चार्ज इक्वल मैग्नीट्यूड का, मतलब 2 कूलम का सेपरेटेड होता है 2a डिस्टेंस से, तो उसको उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो क्या होता है, जब कोई मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है उसका पॉजिटिव जो सेंटर होता है, पॉजिटिव और निगेटिव पोल जो सेंटर होता है वो एक दूसरे पे कॉन्साइड नहीं करता है और वो सेपरेट हो जाता है क्या, एक परमानेंट डिस्टेंस से, जिसको 2a कहते हैं, तो बन जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो होता है हो जाता है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हो जाएगा क्या, प्लस q से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस q के तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन वहीं अगर बात करोगे डाइपोल मोमेंट का, तो वो माइनस q से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा और इधर की ओर जाएगा। तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो निगेटिव चार्ज से निकलता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव चार्ज से लेकर निगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो याद रखिए आपको एक सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कंस्टिट्यूट ऑफ टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। और हिंदी मीडियम के बच्चे लिखो कि वैद्युत द्विध्रुव दो आवेश समान परिमाण वाले जब 2a दूरी से दूर हो, मतलब अलग हो, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको P कहते हैं, और इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और यही जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो होता है P इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड Q इंटू 2a। मतलब एक कोई चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और ये इंटू डिस्टेंस कर दो। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और इसी के कारण जो होता है Q जो होता है उसको नापते हैं कूलम्ब से, और 2a जो है डिस्टेंस है इसलिए उसको नापते हैं मीटर से। इसलिए इसका जो यूनिट हो जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का वो क्या हो जाता है, इकाई कूलम्ब मीटर। याद रखिए क्या होता है, इकाई कूलम्ब मीटर। अब इसका अगर डायमेंशनल फॉर्मूला बोलेगा तो कूलम्ब का तो होता है a इंटू टी और आपका मीटर का होता है लेंथ। तो सिंपल लिख दो
एल टी ए। आई बात समझ में, एम तो 0 है यहाँ पे, तो एल टी हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। और एक यूनिट होता है कूलम मीटर के साथ साथ जिसको हम लोग डीबे कहते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का एक और होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीबे। क्या कहते हैं, ध्यान से रख लो, डी बाई। और एक ये जो डी बाई होता है, इस डी बाई में होता है आपका कितना कूलम मीटर, तो ये होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर आपका हो जाता है -30 कूलम मीटर। -30 कूलम मीटर बहुत छोटा है जी, ठीक है। तो ये हो गया डी बाई, ठीक है। क्या हो गया ये, डी बाई। तो याद रखिएगा ऐसा यूनिट कूलम मीटर होता है, डी बाई होता है। एक डी बाई में आपका ये होता है, और डायमेंशन तो पता चल ही जाएगा क्या होता है, m0, m तो है ही नहीं, L1 T1 A1। बस यही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया इसका। यहाँ तक क्लियर है सबका। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल, अब जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल था इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हुआ मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हुआ। अब इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा किसके कारण, अब देखो यहाँ पे दो लाइन है, एक तो एक्सियल लाइन कहते हैं और एक इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सिस पे, मतलब इस एक्स एक्सिस पे, ये क्या है, एक्स एक्सिस है आपका, और ये क्या आपका एक्स डैश एक्सिस है, और ये मिड पॉइंट से क्या है आपका, ये वाई एक्सिस है। क्या है ये, वाई एक्सिस है। याद रखिए इसका जो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इस एक्सियल लाइन पे, मतलब अक्ष बिंदु पे, एक्सियल लाइन पे, जिसको हम लोग अक्ष बिंदु भी कहते हैं, एक्सियल पॉइंट या एक्सियल लाइन, उस पे निकालोगे तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र। उसी की तरह से अगर इस दोनों चार्ज के बीच के इस मिड पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालोगे और इसके मिड पॉइंट के किसी पॉइंट पे आप अगर वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। किस पे, ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। आई बात समझ में। उसी को कहेंगे क्या हिंदी में, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय रेखा पे वैद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र। आई बात समझ में। तो चलिए एक एक करके इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो डिराइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। और फिर डिराइव करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एन एक्सियल लाइन, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष बिंदु पर वैद्युत आवेश। तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन है, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं जिसमें एक प्लस क्यू है और एक आपका क्या है, तो माइनस क्यू है। क्या है, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू चार्ज है। आई बात समझ में। और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। अगर इसको मिड पॉइंट से यहां से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a हो जाएगा और इधर भी आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, इसके कारण अक्ष बिंदु पे, अब अक्ष बिंदु क्या होता है, तो ये होता है एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन किसको कहते हैं, जो एक्स एक्सिस पे होता है, मतलब ये जो एक्सिस है ना, इसी को कहते हैं क्या, एक्सियल लाइन। और इसी को इधर कर दोगे तो ये एक्स डैश हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका एक्स। तो अब इसी में से, इसी एक्स बिंदु पे कोई मान लो ये पॉइंट ले लोगे आप, इस पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना क्या है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत क्षेत्र, मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इस पार्टिकुलर पॉइंट P पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए इस प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की ओर होगा, तो वो आपका इधर की ओर होगा, है कि नहीं। वो किधर की ओर होगा, अगर इसको हम लोग 1 बोल देते हैं, चार्ज 1, इसको बोल देते हैं चार्ज 2, तो ये हो जाएगा, इसके कारण Q के प्लस Q के कारण हो जाएगा E1 इधर की ओर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज कारण होगा वो किधर की ओर होगा,
तो वो टुवर्ड्स माइनस की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किधर, प्लस क्यू चार्ज से बाहर की ओर और माइनस क्यू चार्ज से अंदर की ओर जाता है कि नहीं जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ये E2 ये किधर की ओर हो जाएगा, तो ये आपका टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है। तो फिर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर इसको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा, तो देखिए यहां से इस मिड पॉइंट से इस पॉइंट के दूरी को हम लोग मान लेते हैं क्या भैया, तो चलो मान लो उसको R, क्या मान लेते हैं, तो R क्या है दूरी, R। अब देखिए अगर आपको पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होगा तो आप तो R में क्या ऐड कर दोगे, इस A को ऐड कर दोगे, इस एक्स्ट्रा A को ऐड कर दोगे, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो क्या हो जाएगा, R प्लस A, क्या हो जाएगा, R प्लस A, याद रखना है, ठीक है। वहीं अगर आपको माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट का दूरी निकालना होगा तो आपको क्या करना होगा, इस R में से इतना A जो है उसको घटा दोगे, मतलब इस R में से इस A को घटाने से आपको यहां से लेके यहां तक का दूरी मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस A। यहां तक क्लियर है हमें, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो अब देखिए सिंपल सा लॉजिक समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो डिपेंड करता है किस पे, तो वो डिपेंड करता है चार्ज पे, लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां सेम है, मतलब अगर ये 2 प्लस 2 कूलम है तो ये माइनस 2 कूलम है। इसलिए जो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे भी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। तो Q के साथ साथ किस पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि ये सब इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वैल्यू डिक्रीज करेगा। आई बात समझ में। तो इसलिए यहां पे अगर R का वैल्यू इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होएगा। क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। तो इस चीज को आप ध्यान में रख लो। फिर देखो अगर R का वैल्यू कम होएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इंक्रीज होएगा। क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। तो इसलिए आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है यहां। क्यों, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। इसलिए जो डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, तो मतलब प्लस Q के कारण जो E1 है उसका स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। किससे, तो E2 जो है उसके कारण, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो माइनस Q चार्ज के कारण है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, तो प्लस Q चार्ज से ज्यादा होगा। यहां तक क्लियर है हम लोग। तो चलिए अब यहां तक जब क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं कि अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है उसमें जो ज्यादा है, मतलब जो E2 है जो कि माइनस Q के कारण है, उसमें से हम लोग घटाएंगे प्लस Q के कारण, मतलब E1 को घटाएंगे। आई बात समझ में। अब देखो यहां पे जो E2 है वो माइनस Q के कारण है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ साथ क्या होता है, Q बाय, और मैग्नीट्यूड लेते हैं हमेशा चार्ज का। अब देखो E2 का डिस्टेंस कितना है, मतलब माइनस Q से P का डिस्टेंस कितना है, तो ये है R माइनस A का होल स्क्वायर। क्या है, R माइनस A का होल स्क्वायर। ये दिमाग में सेट हुआ। अब देखो माइनस का साइन यहां पुट करोगे, फिर लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहां पे गौर से देखो E1 जो है वो क्या हो जाएगा, Q बाय, और देखो यहाँ पे डिस्टेंस E1 किसके कारण है, प्लस Q के कारण, तो प्लस Q से इस P का पॉइंट डिस्टेंस कितना है, तो R प्लस A का होल स्क्वायर है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसलिए उसको क्या कर दिए, बाहर निकाल लिए, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकल गया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा आपका इधर 1/R माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस A का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है हम लोग, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत,
ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम लेने पे क्या होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और चूंकि इस पे होल स्क्वायर है तो इस पे डाल दो एक होल स्क्वायर। अब इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r प्लस ए का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस, अब r माइनस ए का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ra। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए अब यहां तक क्लियर है तो अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिए ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां पे ये माइनस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसलिए आर स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपका 2ra प्लस 2ra, तो ये 2ra प्लस 2ra क्या हो जाएगा आपका, तो ये 4ra हो जाएगा। क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, 4ra हो जाएगा। तो फाइनली जो है ये क्या हो गया 4ra बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये बाहर क्या है q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां तक क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है हम लोग। अब देखिए यहां तक तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन अब क्या है कि अगर जो है इस r का डिस्टेंस अभी मान लो 10 मीटर है, इसको हम 1000 मीटर कर दें, और ये r एज का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ये 10 मीटर है, तो क्या a का वैल्यू का कोई प्रभाव पड़ेगा अगर हम 1000 से 10000 कर दें तो, है कि नहीं। तो इसलिए अगर r बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, कौन, तो r अगर बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ प्रॉब्लम, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा कि 1/a स्क्वायर जो है इनवर्स में, हमेशा याद रखिए इनवर्स में, अब यहाँ पर का वैल्यू जितना ज्यादा मतलब a स्क्वायर जो है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखना है कि जब भी r का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो आपका a का वैल्यू a का स्क्वायर 1/a स्क्वायर का वैल्यू टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसलिए क्या करोगे, यहाँ पे a स्क्वायर का वैल्यू 0 पुट कर दोगे, और जो नेट फॉर्मूला है उस नेट में क्या पुट कर दोगे, तो देखो इसको लिख सकते हो 4 को लिख सकते हो 2 इंटू 2 लिख ही सकते हो, है कि नहीं। फिर इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू फिर क्या है q है, और इंटू क्या है a है, और एक r भी है तो r भी लिख दो, ठीक है। और नीचे में देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखो इस पे होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर डाल दिए। अब देखो r स्क्वायर 2 के पावर पे r स्क्वायर है तो r टू दी पावर क्या हो गया 4 हो गया, और 1 स्क्वायर तो 0 ही हो गया, तो बात ही खत्म है। तो फाइनली E बराबर क्या हो गया आपका 2 इंटू 2qa का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता था, और एक r कैंसिल हो जाएगा तो नीचे r क्यूब हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। तो ये हो गया क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, मतलब अक्ष बिंदु पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्या होता है 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत, तो इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद है हम लोग क्या करेंगे डिस्कस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा उसको डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो अब करते हैं क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, है ना। तो इसके लिए आपको क्या है फिर से एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाना होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले चलिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं प्लस q, और एक बना लेते हैं क्या माइनस q। अब ये प्लस q और माइनस q के बीच का दूरी क्या है, तो 2 है, इसलिए मिड पॉइंट से दूरी जो हो जाएगा ये a हो जाएगा, और ये भी a हो जाएगा आपका। यहां तक क्लियर है सब कुछ, है ना। अब देखिए यहां तक तो ठीक है। अब देखिए जो ये इक्वेटोरियल लाइन होता है वो क्या होता है, तो इसके मिड पॉइंट से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन लोगे, कौन सा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, कौन सा लाइन, परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन जब भी लोगे तो वो क्या होगा,
परपेंडिकुलर लाइन जब भी लोगे तो क्या होगा, ये सीधा बन नहीं रहा यार। तो देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, अच्छा ये हो गया, चलो इसको थोड़ा सा और सीधा कर ले, ठीक है, सीधा समझ लो यार, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है इसके कारण ये परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की ओर होगा, है कि नहीं। तो यहां से यहां पहले कनेक्ट करो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर की ओर होगा, ये बाहर की ओर होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो इस प्लस क्यू कारण जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर हुआ, अब इस माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हुआ, इसके तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ही, है कि नहीं। अब देखिए यहां पे ये हो गया क्या, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, तो प्लस क्यू का 1 माने हैं तो E1 हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, और E2 हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट, है कि नहीं, इस Q2 के कारण। यहां तक क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्या है कि ये चूंकि क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये एंगल थीटा हो गया, है कि नहीं। अब देखो ये क्या है, एक आर डिस्टेंस पे हमें क्या है, इस पॉइंट P जो है कहां, एक आर डिस्टेंस P पॉइंट यहां पे है। अब इस पॉइंट P कहां है, आर डिस्टेंस पे है, कहां से, इसके मिड पॉइंट से। तो मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस r है और यहां से यहां डिस्टेंस a है, तो ये हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो ही जाएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहां पे एक चीज का ध्यान देना, अब इस पॉइंट P का अगर मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखना, इस पॉइंट P का अलग से डायग्राम बना रहा हूं। इस पॉइंट P पे जो E1 का डायरेक्शन है वो इस तरह से है कि नहीं है, और जो E2 का डायरेक्शन है वो क्या है, इस तरह से है कि नहीं है। अब यहाँ पे जो दो डायरेक्शन है इसको अगर क्या करते हैं, इस तरह से एक हॉरिजेंटल, मतलब ये हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस हो गया और ये वर्टिकल आपका वाई एक्सिस हो गया, मतलब ये E1 जो है इसका ये हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया आपका, और ये हो गया आपका क्या, वर्टिकल एक्सिस। आई बात समझ में। उस तरह से ये E2 जो है, E2 का ये क्या हो जाएगा आपका, E2 का ये हो जाएगा हॉरिजेंटल एक्सिस और ये हो जाएगा आपका वर्टिकल एक्सिस। यहां तक क्लियर है। अब देखो जब भी इस तरह से एंगल थीटा पे कोई चीज अलाइन हो तो जिसके साथ थीटा होता है तो मतलब थीटा इसके साथ है ना, तो ये ये हो जाएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और ये हो जाएगा E1 cos थीटा। क्या हो जाएगा ये, E1 cos थीटा। क्यों, क्योंकि इसके साथ थीटा एंगल जब भी होता, वेक्टर में आप पढ़े होगे, याद करो वेक्टर में आप पढ़े थे, नहीं तो जाके वेक्टर वाला प्लेलिस्ट जाके देखो उसमें कि क्या होता है, ये E1 cos थीटा होगा, याद रखना। क्यों, क्योंकि वेक्टर कंपोनेंट जब भी स्प्लिट होता है जिसके साथ थीटा, दो कंपोनेंट टूटता है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, जिसके साथ थीटा होता है वो हॉरिजेंटल कंपोनेंट, जिसके साथ थीटा नहीं होता वो वर्टिकल कंपोनेंट, जिसके साथ हॉरिजेंटल कंपोनेंट उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ वर्टिकल कंपोनेंट उसके साथ sin थीटा। समझ में आया। तो इसको, इस चीज को आप ध्यान में रखोगे तो ये क्या हो गया, E1 cos थीटा और ये हो जाएगा आपका क्या, E1 sin थीटा। क्या हो जाएगा ये, E1 sin थीटा। आई बात समझ में। अब देखो E2 जो है, E2 का क्या होगा, E2 cos थीटा और ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। ठीक है, इसके साथ ये एंगल थीटा बना है तो ये E2 cos थीटा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है आपका किस पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू पे और डिस्टेंस पे, चार्ज पे और डिस्टेंस, ये तो कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है। तो क्यू चार्ज पे डिपेंड करता है और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखो चार्ज का मैग्नीट्यूड, अगर ये +2 कूलम थे -2 कूलम है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम होगा। अब यहाँ पे उसमें एक्सियल लाइन में डिस्टेंस का डिफरेंस था, एक r+a था एक r-a था, लेकिन यहाँ डिस्टेंस देखो √r² + a² और ये √r² + a²। कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस का जो वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, इक्वल है। चूंकि डिस्टेंस का वैल्यू इक्वल है यहां पे, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां +q और -q के कारण होगा वो इक्वल होगा। मतलब E1 जो है वो इक्वल होगा E2 के और इसको मान लो इक्वल E के, तो इसलिए E1 cos थीटा और अब देखो E1 sin थीटा, E2 sin थीटा, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों कैंसिल हो गया और E1 cos थीटा E2 cos थीटा दोनों ऐड हो जाएगा। तो चूंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। E1 cos थीटा
अपॉन प्लस E2 cos थीटा, ये दोनों चूंकि ऐड हो गया तो अब देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखो cos थीटा E1 और E2 दोनों क्या है, इक्वल है E के, तो E1 के जगह E पुट कर दो और E2 के जगह भी E पुट कर दो, तो E cos थीटा हो गया और E cos थीटा 2E cos थीटा हो गया। तो इसलिए फाइनली जो है आपका वैल्यू 2 इंटू E का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। और देखो cos थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज को समझो। cos थीटा, यहाँ पे cos थीटा निकालना अगर आपको तो क्या लिखोगे, बेस, ये बेस है a और हाइपोटेन्यूज क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस कितना है तो a है और हाइपोटेन्यूज कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो, यहाँ जो डिस्टेंस है आर स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या लिखोगे आप, तो इसकी जगह लिखोगे क्या, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों लिखोगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर उसके अंदर क्या लिखोगे अंडर रूट और फिर इस पे होल का स्क्वायर। कहने का मतलब ये कि 2QA लिखने के बाद और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखने के बाद जो आपका ये आर स्क्वायर है, ये ले जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या अंडर रूट का होल स्क्वायर, और फिर ये cos थीटा का वैल्यू जो a बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है उसको लिख दोगे। यहां तक क्लियर है, इसको लिख दोगे। अब देखो जैसे ही इस ये स्क्वायर लगाते, स्क्वायर लगने से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ पे देखो 2QA हम लोग यूज कर चुके हैं, इसलिए इसको 1/a लिख देते हैं, ठीक है। नहीं अगर लिखना है तो a/a इसको एज इट इज लिख दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो 2Q बाई इतना। अब देखो ये जैसे स्क्वायर यहाँ पे लगा है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये ए बाय क्या हो जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब भी रूट हो तो मतलब 1/2। पावर क्या होता है रूट में 1/2, याद रखना है इसको। पावर क्या होता है 1/2, याद रखना है। जब भी रूट हटे पावर क्या होता है 1/2। अब देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे बेस देखो सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, जब बीच में गुना हो बेस सेम हो तो पावर हो जाता है ऐड, तो इसलिए पावर हो जाएगा यहाँ पे ऐड 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, तो जल्दी से लिखो 2QA बाय के कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर देखो कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ पावर कितना हो जाएगा 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब इसी के साथ लिखोगे जब r का वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दोगे, जब r बहुत बहुत ग्रेटर हो जाएगा a से, तो इफ r इज ग्रेटर देन a देन 1/a स्क्वायर जो है वो टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रख लो कि 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इसे स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, तो फाइनली 2QA क्या हो जाएगा p हो जाएगा बाय क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, अच्छा आर स्क्वायर लिख दो और 3/2 लिख दो, ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, क्या हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। आई बात समझ में, यहां तक क्लियर है हम लोग। तो ये था क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस। तो यहां तक होप की समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपका जो हुआ है सारा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब विद्युत आवेश के बारे में पढ़ लिया है, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, मतलब विद्युत आवेश के गुण के बारे में पढ़ा है। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्या, तो हम लोगों ने पढ़ा कूलम्स लॉ के बारे में, और फिर उसमें पढ़ा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब स्थिर विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, मतलब सदिश रूप में जो होता है, क्या होता है कूलम का नियम। तो उसमें हम लोगों ने देखा कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
फिर हम लोगों ने देखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें मल्टीपल चार्जेस के कारण एक पॉइंट चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगता है वो देखा। फिर हम लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज को देखा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज मतलब एक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है उसका वैल्यू देखा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। फिर उसमें हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग हिंदी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और फिर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आपने देखा कि किस तरह से एक्सियल लाइन मतलब अक्ष बिंदु पे और इक्वेटोरियल लाइन मतलब विषुवतीय बिंदु पे हम लोग विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो जब भी आपका वो एक्सियल लाइन होता है उसको हम लोग अक्ष बिंदु कहते हैं, और उस अक्ष बिंदु पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E = 2p/4πε0 r3। क्या होता है, E = 2p/4πε0 r3। वहीं अगर विषुवतीय बिंदु पे मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर कहा जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा p/4πε0 r3। तो उसमें बस अंतर यही है कि एक्सियल लाइन में 2p लगा होता है, विषुवतीय लाइन में p लगा होता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग अब जो है कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन को भी करेंगे और बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे, और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे सीबीएसई बोर्ड में जो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो किस तरह से ट्रिक करके आता है उसको भी सीखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। इसलिए आप वीडियो में हर एक चीज को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं, और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे और एक एक कंसेप्ट से डील करेंगे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, हमारे यूट्यूब चैनल जो है ट्रिलॉजी क्लासेस को उसको सब्सक्राइब कर लेना है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे ट्रिलॉजी क्लासेस में। इस तरह से आपको रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेगा। इसके साथ साथ आप बेल आइकन को दबा लोगे और यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लास भी मिलेगा और साथ में हम लोग PDF नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो